Hello everyone, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening Good evening. Good Shweta, evening. good evening Arnav, Ritika Nair. Um, okay, it's new. Okay. Good evening to all of you once again. So this is our second class of amateur astronomer crash course. So I hope you enjoy first one and also understand the concept of coordinate system and how the astronomy begins, what is the origin, what is the need of astronomy. So I guess everyone was present in last class. I think Ritika is there. Ritika, are you there? There? Hello. Hello, sir. Yeah. You are present in last class. Yes, sir, I was You there. was okay. 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 Fine. So today we'll going to see the next part of coordinate हेलो system. Hello. हाँ हेलो सर तुम आपका ये ना जो फेस कट हो रहा है थोड़ा सा शायद एक मिनट. बाकी लोगों को ठीक दिख रहा है कि नहीं पता नहीं दिख रहा है फेस? यस. हेलो. It's okay मेरे for को us. ओके ओके नो प्रॉब्लम Okay. So the coordinate system or the measurement of celestial body from the reference of our earth or whatever from where we observing them is very important. Because why? If you want to travel or if you want to study any celestial object, then you need to understand the position of that particular celestial object before observing, before studying and before doing something about that. Okay. अगर आपको किसी भी celestial object का study करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले मालूम होना चाहिए. मैं ये बात कर रहा हूँ एमेचर एस्ट्रोनॉमर पॉइंट ऑफ व्यू से. बिकॉज वाई? इन एस्ट्रोनॉमी आपको, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा, कि ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ते. ऑब्जर्वेशंस सिर्फ एक दिन में नहीं लेने पड़ते. यू नीड टू टेक ऑब्जर्वेशंस डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर ऑल्सो. तो एक ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन नहीं मालूम है तो एक दिन आप उसका ऑब्जर्वेशन ले लोगे, बट नेक्स्ट दिन उसे ढूंढने के लिए या उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपका टाइम जाएगा. सो दैट्स वाई यू नीड to you need to understand the clear position of that object. बिकॉज वाई कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक नो ब्राइट स्टार्स, देन नियर बाय अर्थ ऑब्जेक्ट्स, वो तो हम नेकेड आई से या जनरली फाइंड आउट कर सकते. बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विच इज़ फार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम एंड समटाइम्स आउट ऑफ द गैलेक्सी ऑल्सो, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका पोजिशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई डोंट नो इफ़ यू मीन्स इफ़ यू एस सी फ्रॉम द टेलीस्कोप. आपने अगर कभी टेलीस्कोप से देखा होगा तो इफ़ यू ऑब्जर्व थ्रू टेलीस्कोप ना, आपको एक दो तारे नहीं दिखाई देते. यू विल सी ए लॉट ऑफ स्टार्स और नो थाउजेंड्स ऑफ स्टार इन योर व्यू. अब उन सब में से आपने जो जिसको ऑब्जर्व करना है वो सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है, इसके लिए आपको पोजीशन एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि उसका ऑब्जर्वेशन मीन्स उसका डेटाबेस आपके पास होना चाहिए. तो इसीलिए ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट टाइम जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था दैट इज़ हॉरिजॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज़ वेरी सिमिलर टू आवर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो हमने अर्थ के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई है उससे उसके ही सिमिलर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है. बट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. एनी वन कैन टेल दैट डिसएडवांटेज, कि उसके डिसएडवांटेज क्या है. या पहले तो बताओ कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजरमेंट किस चीज़ों का होता है या किस मेजरमेंट से, एट्रीब्यूट से हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. यस, कोई बता सकता है? गाइज यू वेयर इन दैट लेक्चर आई थिंक ना.
What is the question again, sir? The question is that in the horizon coordinate system that we learned in last lecture, what is the attributes or what is the coordinate we observe or we see in that system? Zenith, Nordin, altitude, ये सब बोले थे हम. ओके ओके सो छोटा सा रिकैप करेंगे, फिर हम हमारे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाएंगे. दैट इज़ वेरी यूज़फुल एंड जनरली जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या एस्ट्रोनॉमी होती है उसमें वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ की जाती है. एंड देन वी सी इन नेक्स्ट टॉपिक और द सेकेंड टॉपिक इन दिस टुडेज लेक्चर इज दैट्स द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स. ओके, तो अर्थ की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसमें हम दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्जिट्यूड. ये तो क्लियर है सबको, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप एक पोजीशन पे हो अर्थ के एंड आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपके आसपास एक होराइजन है. होराइजन मीन्स व्हाट, कि जहाँ आपको परसीव होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो एंड स्काई एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसे हम होराइजन कहते हैं. तो होराइजन से ऊपर जितना भी आपका अल्टीट्यूड है, मीन्स इक्वेटर से जितना भी आप ऊपर हो वो है आपका लैटिट्यूड. और इक्वेटर के एक रेफरेंस पॉइंट से आप जितना एंगल जो है आपका आर्क जो है उसका लेंथ या उसका एंगल जो है उसे हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं. ठीक है, मैं वापस से आपको एक स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे दिखाता हूँ, लास्ट वाला हमारा प्रेजेंटेशन, तो आपको उसमें आसानी जाएगी. दिख रहा है आपको? Yes, sir. हमने ये देखा था, मैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ पहले तो, फिर आपको ये वाला ये फिगर था हमारा. सो इसमें हमने क्या किया था, दिस इज द आवर रेफरेंस पॉइंट के बिलोंग्स टू दिस जी, दैट इज द ग्रीनविच, मीन्स वी टेक दिस एज एन प्राइम मेरिडियन सर्कल, मीन्स प्राइमरी मेरिडियन सर्कल का पॉइंट था. एंड सपोज यू कंसिडर कि आप यहाँ पे हो, ये x जो है आप ये हो x. ठीक है, तो अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या इस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिकेट करना है मेरा पोजीशन, तो मैं कैसे पोजीशन इंडिकेट करूँगा? पहले तो ये इक्वेटर जो है, दिस इज़ द इक्वेटर. इक्वेटर हम किसे कह सकते हैं? दिस इज़ द ग्रेट सर्कल ऑफ आवर अर्थ. स्पीयर का ग्रेट सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जो स्पीयर के सेंटर से जाता हो. ओके, तो ये इक्वेटर जो है अर्थ का, ये हमारा ग्रेट सर्कल है. अभी हमें एक्स के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे करेंगे कि फ्रॉम 0 टू एल. ओके, ये जो ओ है, ओ टू एल, ये पॉइंट हम रेफरेंस लेंगे. देन एल टू एक्स, ये जो है एल टू एक्स, इस एंगल को हम कहेंगे लैटिट्यूड. ठीक है, सिमिलरली अगर ये ग्रीनविच सर्कल का जो पॉइंट है, मेरिडियन सर्कल का प्राइम, इसे अगर मैं प्रोजेक्ट करूँगा हमारे इक्वेटर पे, ओके, तो ये इक्वेटर पे के हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट वी टेक एन रेफरेंस पॉइंट ऑफ एंगल मेजरमेंट. और यहाँ से लेके ये जो हमें मिलेगा एल तक, के एल, इसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूड. तो इस लिस्ट में लैटिट्यूड जो आप देख रहे हो, हमने लास्ट टाइम न्यू दिल्ली का देखा था, दिस वन 28 डिग्री 37 मिनट्स नॉर्थ. मीन्स यहाँ से आप अगर 28 डिग्री 37 मिनट्स ऊपर जाओगे नॉर्थ में, तो आपको इस एक्स का एक पॉइंट मिलेगा. देन मान लीजिए कि यहाँ से आप 28 डिग्री ऊपर गए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला. देन सेकेंड जो है लॉन्जिट्यूड, आप 77 डिग्री अगर जाओगे ईस्ट को, लाइक दिस ईस्ट यहाँ पे, तो आपको आपका एस यहाँ पे मिलेगा. सो दिस इज़ द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसी रेफरेंस में हमने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला होराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्विक रिकैप करेंगे. इसमें होता है ऑब्जर्वर के ऊपर जो खड़ा होता है पॉइंट, ऊपर का पॉइंट जिसे ओवर द ऑब्जर्वर हेड कहते हैं जेनिथ. नीचे बिलो द ऑब्जर्वर होता है नैडिर.
then xl means this distance, we called it altitude, then nzl ये जो एंगल बनेगा ऊपर का, दिस इज़ द कैपिटल ए से इंडिकेट किया है, उसे हम कहेंगे अजमित, अजीमित भी कहते हैं, अजमित भी कहते हैं। तो ये दो जो डेटा है उससे हम पॉइंट आउट करते हैं होराइजन सिस्टम में ऑब्जेक्ट को, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ वाइडली यूज इन एस्ट्रोनॉमी, दैट वी कॉल्ड इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी ये इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये हम स्टार्ट करेंगे आज। तो उसके लिए हम जाएंगे सेकेंड क्लास की ओर। ओके, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है। अब ऐसा कंसीडर कीजिए कि दिस इज़ आवर अर्थ, ये अर्थ का स्फीयर है, एंड इसी स्फीयर को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, एंड वी कॉल दैट सेलेस्टियल स्फीयर। हम अगर अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेस को, तो हमें स्पेस भी एक स्फीयर जैसा मालूम होगा, सो वी कॉल दैट सेलेस्टियल स्फीयर। अभी अर्थ का जो स्फीयर है उसका खुद का एक इक्वेटर है, जैसे हमने देखा था ग्रेट सर्कल। ये इक्वेटर को आप अगर एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा सेलेस्टियल इक्वेटर, दिस वन दिख रहा है आपको, सेलेस्टियल इक्वेटर, जो उसी प्लेन में है जहाँ पे आपके अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है। और एक दूसरा एक इक्वेटर होता है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इक्वेटर। टेरेस्ट्रियल इक्वेटर मीन्स व्हाट, कि अर्थ जो है जिस प्लेन में सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, उस प्लेन से जो डिवाइडेड होता है हमारा अर्थ का एरिया, उसे हम सेलेस्टियल इक्वेटर एंड टेरेस्ट्रियल इक्वेटर एंड टेरेस्ट्रियल स्फीयर भी कहते हैं। ये जो अर्थ है हमारा, वी नो दैट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये एक सर्टन प्लेन में रिवॉल्व होती है अर्थ, तो उस प्लेन से जो इक्वेटर बनता है उसे हम टेरेस्ट्रियल इक्वेटर कहते हैं। ओके, दिस इज़ द टू एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी। देन थर्ड वन इज़ दैट नाउ वी नो दैट कि अर्थ जो है वो वर्टिकली 90 डिग्री में नहीं रिवॉल्व होता है, मीन्स उसका जो एक्सेस है रिवॉल्यूशन का वो विद द रेफरेंस ऑफ वर्टिकल 90 डिग्री राइट एंगल से थोड़ा इंक्लाइंड है, दिस इंक्लिनेशन। आप ये इंक्लिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन, ओके। एंड ड्यू टू दैट ये जो सेलेस्टियल इक्वेटर है और हमारा टेरेस्ट्रियल इक्वेटर है, वो दोनों में इंक्लिनेशन आया है, दिस वन। ड्यू टू दिस अर्थ एक्सेस इंक्लिनेशन, ये दो प्लेन में भी इंक्लिनेशन आया है, एंड जहाँ पे ये दो प्लेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं वेर्नल इक्विनॉक्स। इस पॉइंट को हम कहेंगे वेर्नल इक्विनॉक्स। ये जो पॉइंट है जहाँ पे अर्थ का इक्वेटर या सेलेस्टियल इक्वेटर एंड टेरेस्ट्रियल इक्वेटर टेरेस्ट्रियल जो स्फीयर है ये बड़ा वाला, उसका इक्वेटर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसे हम कहते हैं वेर्नल इक्विनॉक्स। अभी ये इक्विनॉक्स का इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्विनॉक्स आपको देता है रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप सब स्काई के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट ले सकते हो। बिफोर सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इक्विनॉक्स, ये इक्विनॉक्स पॉइंट का इम्पोर्टेंस देखने से पहले हम देखेंगे कि अगर हम इक्वेटोरियल मेजरमेंट में इस स्टार का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मेजर करता हूँ इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस स्टार का पोजीशन फ्रॉम अर्थ, आप मान लीजिए अर्थ पे यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, तो मैं रेफरेंस लूँगा ये प्लेन का जो है हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर। वहाँ से आप अगर मेजर करोगे ऊपर तक एंगल, तो उसे हम कहते हैं राइट एसेंशन, डिक्लिनेशन, दिस इज़ द डिक्लिनेशन।
ये जो मिलेगा आपको, ये एंगल और ये डिस्टेंस, ये मिलेगा डिक्लिनेशन फ्रॉम योर सेलेस्टियल इक्वेटर. एंड देन द सेकेंड पैरामीटर आपको मिलेगा फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और दिस एंगल पॉइंट, उसे कहते हैं राइट एसेंशन. अभी एक यहाँ पे चीज़ ऐसी होगी कि आप अगर रिवॉल्व कर रहे हो, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सेस, ये एक्सेस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो आपका जो डिक्लिनेशन है ये ऑलवेज सेम रहेगा. द डिक्लिनेशन ऑफ योर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, बट द राइट ascension is changing as per the time or as per the revolution. रिवॉल्यूशन जैसा हो रहा है वैसा ये राइट ascension जो है, ascension वो चेंज हो रहा है. सो इन दिस मेथड ऑल्सो वन पैरामीटर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. एक मैं वापस से एक 3D डायग्राम आपको दिखा के यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करता हूँ. आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो? Yes, sir. ओके. सो कंसिडर दिस ब्लू स्पीयर इज आवर अर्थ. दिस येलो ऑर्बिट, ये येलो ऑर्बिट जो दिख रहा है ये है हमारा ऑर्बिट अराउंड द सन. सन के अराउंड रिवॉल्व होने वाला ऑर्बिट है ये. ओके. एंड दिस रेड कलर सर्कल इज द इक्वेटर, सेलेस्टियल इक्वेटर. तो आप अगर इस एंगल से देखोगे तो ये जो ऑर्बिट है येलो प्लेन कहेंगे इसे हम. येलो प्लेन हैव इंक्लिनेशन विद दिस रेड प्लेन और रेड सर्कल इलिप्स, इसके साथ इसका इंक्लिनेशन है. ठीक है. और ये जो ग्रे कलर का एक स्पीयर दिख रहा है, दिस इज़ आवर टारगेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन का टारगेट है. तो यहाँ पे हमने एक फाइंड आउट तो किया है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर अर्थ के कौन से भी पोजीशन पे है, सो द एंगल बिटवीन दिस रेड इलिप्स एंड दिस ग्रे ऑब्जेक्ट इज आवर डिक्लिनेशन. एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम दिस रेड इलिप्स टू द दिस ग्रे सर्कल और ग्रे ऑब्जेक्ट इज़ आवर राइट ascension. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए ये राइट ascension गेट ऑलवेज चेंजिंग. सो हाउ वी ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम के ऊपर हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एंड हियर वी यूज़ दिस इक्विनॉक्स कॉन्सेप्ट. ये जो इक्विनॉक्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विनॉक्स का, ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज वी नीड ए सम रेफरेंस पॉइंट विच नॉट चेंज एज रेफरेंस टू द अर्थ मूवमेंट. अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है उसके रेफरेंस से एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जो मूव तो होता है अर्थ के साथ, बट अर्थ के रेफरेंस से वो कम्प्लीटली स्टेशनरी है. उसी पॉइंट का रेफरेंस लेके हम हमारा राइट ascension मेजर कर सकते हैं. एंड वी गॉट दैट पॉइंट इज आवर वेर्नल इक्विनॉक्स. This point is always same for Earth, though the Earth is revolving around its own axis, because Earth जो है ये plane जो है red orbit, ये revolve होता है around the sun. So this point also get stationary with reference to the Earth. ये जो इक्विनॉक्स का पॉइंट है वो ऑलवेज सेम रहता है अर्थ के रेफरेंस से. इसलिए हम जो मेजरमेंट करते हैं राइट ascension का, वो है इस पॉइंट से, इक्विनॉक्स से. यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम बट इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सन एंड अर्थ. आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे कि ये जो इक्विनॉक्स है इसके बाद ये जो सूरज है, दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल मीन्स सन का यहाँ पे देख सकते हो विजुअलाइजेशन. ये सन यहाँ तक आने के बाद यहाँ से नीचे जाता है एज कंपेयर टू और एज रेफरेंस टू दिस रेड वन. तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सन का डिक्लिनेशन विथ रेफरेंस टू दिस रेड ऑर्बिट यहाँ से. ओके. एंड जब
अर्थ और सन यहाँ पे आता है टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, यहाँ पे हम उसे सोलिस्टिस कहते हैं। जो विंटर सोलिस्टिस अभी हुआ है, देन जून में एक होता है जहाँ पे सन एंड अर्थ का होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड वहाँ पे जून में जो होता है डे लाइट सबसे ज़्यादा होता है, एंड दिसंबर में नाइट ज़्यादा होता है, मीन्स रात का समय ज़्यादा होता है, सबसे लंबी रात होती है। सो वापस से हम प्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे हमारे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, दिस वन, दिस इज़ द वर्नल इक्विनॉक्स, और इस पॉइंट से हम मेजर करते हैं राइट असेंशन जो ऑलवेज सेम रहता है। इफ़ वी नॉट कंसिडर और इफ़ यू नॉट मेजर द राइट असेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमारा राइट असेंशन जो होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। ओके, डिक्लिनेशन जो है ये ऑलवेज सेम रहता है बिकॉज वी मेजर इट फ्रॉम दिस ओनली रेफरेंस। ये जो इंक्लिनेशन है इस सेलेस्टियल इक्वेटर का, ये ऑलवेज सेम रहता है इंक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन जो है वो चेंज नहीं होता। बट फॉर द कांस्टेंट राइट असेंशन मेजरमेंट वी कंसिडर दिस ए रेफरेंस पॉइंट। आया समझ में? एंड बाय यूजिंग दिस वी कैलकुलेट टू पैरामीटर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक होता है डिक्लिनेशन मेजरमेंट और दूसरा होता है राइट असेंशन मेजरमेंट। अगर ये दो पैरामीटर्स आपके पास है कौन से भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट और यू कैन ईजिली लोकेट दैट पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम देखेंगे ऐसे ही दो पैरामीटर्स और उससे फाइंड आउट करेंगे सॉफ्टवेयर में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो वो कौन से पैरामीटर्स है? सो इफ़ लास्ट लेक्चर यू अटेंड, मैंने आपको कहा था साइरस इज़ द साइरस इज़ द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर स्काई, एंड वो कौन से कॉन्स्टिलेशन में आता है? कोई बता सकता है? यस, साइरस जो है ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन में आता है, एंड ओरायन कॉन्स्टिलेशन का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार साइरस है। सो साइरस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज़ द राइट असेंशन, इट इज़ 6 hours 45 minutes 8 second 8.9 second। वाई? बिकॉज दिस वी गिव इन आवर्स। ये आवर्स में क्यों देते हैं? कोई बता सकता है? बिकॉज द लॉन्जिट्यूड जो होता है, मीन्स जो डिस्टेंस होता है इक्विनॉक्स से और जो हम मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं और उसको बाद में आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज वाई? इन डिग्री इफ़ यू आर गिविंग दिस पैरामीटर्स इन डिग्री, तो ये हमें अर्थ के टाइम से मैच करना मुश्किल जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई वी टेक इट एज एन आवर, ये आवर में हम कंसिडर करते हैं। एंड जो दूसरा होता है वो होता है डिक्लिनेशन। तो साइरस का जो डिक्लिनेशन है वो है -16 डिग्री 42 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स। अभी ये दो पैरामीटर्स से हम साइरस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन साइरस इन टूडेज नाइट, ये आपके यहाँ से भी दिखाई देगा। सो हम ये सॉफ्टवेयर में देखेंगे अभी। So can you repeat the name of that constellation? साइरस जो है आपको ओरायन कॉन्स्टिलेशन जो है उसके नीचे मिलेगा, ओरायन के नीचे। Okay, sir. हाँ, हम देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर में।
ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरा? Now we are in Sterilium software and this is the night sky, current night sky. ये हमारा current night sky है, ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है. ओके, नाउ हियर मैं यहाँ पे थोड़ा ऑन करता हूँ कॉन्स्टिलेशन एंड नंबर्स. आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द साइरस स्टार, दिस वन. एंड जो ओरायन कॉन्स्टिलेशन आपको मिलेगा, एक्चुअली साइरस जो है ओरायन के नीचे है, कैसिनी मेजर में, सॉरी, ओरायन जो है ये ऊपर है, दिस वन, दिस इज़ द ओरायन. ओरायन के ठीक नीचे आप अगर जाओगे तो आपको एक ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा आज नाइट स्काई में भी, वो साइरस है. और आप अगर इसे पॉइंट आउट करोगे तो इसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी. सी, दिस इज़ द RA एंड डिक्लिनेशन, मीन्स राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन. दिख रहा है आपको कितना है? फर्स्ट 6 hours 45 minutes 9 seconds या 9.36 seconds. ये जो है फर्स्ट, दिस इज़ द राइट असेंशन एंड द डिक्लिनेशन इज -16 degree 43 minutes 30 seconds. ओके, सो ये जो है ये J2000 है एंड ऑन दैट ये डिक्लिनेशन है. अभी ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, कोई बता सकता है? J2000 एंड ऑन डेट मीन्स करंट जो उसका मेजरमेंट है ये है, एंड जो J2000 है ये वाला है. तो ये डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज दिस इज़ द टू डिफरेंट मेथड्स. आपको अगर पता होगा तो अर्थ हैज़ वन मोर वेलोसिटी और वन मोर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम वोबल वेलोसिटी भी कहते हैं. अर्थ का जो एक्सेस है जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व होती है वो वोबलिंग एक्सेस है, और उसकी वजह से एवरी 25,000 ईयर्स, हर 25,000 साल बाद अर्थ का जो पोलर स्टार है जिसे हम पोलरिस कहते हैं या पोलर स्टार भी कहते हैं, वो चेंज होता है. बिकॉज अर्थ हैज़ वोबल वेलोसिटी, मीन्स वोबलिंग होती है अर्थ की अराउंड द एक्सेस, और उसका जो एक्सेस है वो 25,000 ईयर्स में उसकी वजह से पोलर स्टार चेंज होता है. और वो चेंज होता है इसलिए ये जो हमारा मेजरमेंट है ये भी चेंज होता है. सो इट गिव्स द प्रीवियस, मीन्स जो प्रीवियस पोलर स्टार था उसके रेफरेंस से ये मेजरमेंट है, एंड ऑन डेट मीन्स आज जो है पोलर स्टार उसके रेफरेंस से ये मेजरमेंट यहाँ पे नीचे दिया गया है, दिस वन. ओके, सो यहाँ से आपको मिलेगा राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन. इफ़ यू हैव दिस टू पैरामीटर्स then you can easily locate any object in sky, because आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो लोकेट करने के लिए मोस्टली दैट इज़ द टेलीस्कोप विथ इक्वेटोरियल माउंट. इक्वेटोरियल माउंट का टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है. जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं ऑब्जर्वेटरी में, उसे भी इक्वेटोरियल पैरामीटर्स ही दिए जाते हैं. तो उसमें हमें सेट करना होता है पहले डिक्लिनेशन सेट करने के बाद उसे हमें देना पड़ता है राइट असेंशन. तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसे वो पॉइंट आउट कर सकता है. ओके, एंड दिस इज़ द वेरी कांस्टेंट पैरामीटर्स. ऑलमोस्ट जो 25,000 ईयर्स है तब तक ये पैरामीटर कांस्टेंट ही रहते हैं. सो दिस इज़ द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन फाइंड आउट करते हैं. Now we take some another measurement जो है this one, ये ओरायन है. ओके, ओरायन कैन easily find out from this belt, इसे ओरायन का बेल्ट भी कहते हैं. ओके, इफ़ यू ऑन दिस कॉन्स्टलेशन आर्ट, ये कॉन्स्टलेशन आर्ट आप अगर ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा ओरायन इज़ द वॉरियर ऑफ ग्रीस मिथोलॉजी में उसे वॉरियर था वो. एंड उसका जो बेल्ट है ओरायन का, वी कंसिडर दिस 3 अलाइन स्टार एज ए ओरायन बेल्ट. ओके, तो इससे आप इजीली ओरायन कॉन्स्टलेशन फाइंड आउट कर सकते हो.
अभी ओरायन कॉन्स्टिलेशन में एक बिग ब्राइटेस्ट स्टार है रेड जायंट जिसे कहते हैं बिटिलगस, दिस वन बिटिलगस का आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको इजीली मिलेगा राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशंस के लिए। 5 आवर 55 मिनट्स 11 सेकेंड्स है, सॉरी ऑन डेट जो है 5 आवर 56 मिनट्स है। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्स के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे दिए जाते हैं। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इफ़ कंसिडर यू आर टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन बिग ऑब्जर्वेटरीज और थ्रू योर ओन टेलीस्कोप्स, तो आपको अगर किसी स्टार को देखना है या आपने किसी स्टार को फाइंड आउट किया, किसी कॉमेट को फाइंड आउट किया, मान लीजिए कोई कॉमेट आपको दिखा है आपके टेलीस्कोप में कौन सा भी, और आपने उसके ये 2 मेजरमेंट लिए, तो कॉमेट्स आर मूविंग कंपैरेटिवली फास्टर देन द स्टार्स। तो ये स्टार्स मूव नहीं होते जल्दी, बट कॉमेट्स मूव होते हैं। तो आप अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन लोगे, आपको पता चलेगा कि इसका राइट असेंशन या डिक्लिनेशन चेंज हो रहा है, तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि दैट इज़ नॉट ए स्टार और दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ गैलेक्सी और नेबुला, वो जो है वो कॉमेट है। तो इस तरह से कॉमेट्स को फाइंड आउट किया जाता है। कॉमेट्स के पोजीशन को माइक्रो लेवल पे मेजर करके उसमें आने वाले चेंजेस जो है पोजीशन को फाइंड आउट करके हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमेट्स को। सो दैट्स वाई वी नीड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ दैट कि आपको अगर किसी स्टार को थ्रू बड़े टेलीस्कोप से मेजर करना है तो आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। देन ओनली यू कैन गेट प्रिसाइज डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार। सो दैट इन दैट केस ये फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यूज़ होती है, यूज़फुल रहती है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी को कुछ डाउट है? यस, It's clear, sir. इट्स क्लियर। हमने अभी तक 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी है, होराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस वन इज़ द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके टेलीस्कोप्स के माउंट्स बनाए जाते हैं। पहला जो माउंट होता है उसे अल्टाज माउंट कहते हैं, जो पहली होराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके बनाई जाती है। आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ दैट माउंट इन आवर ग्रुप। तो अल्टाज माउंट जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जब आपने अगर अभी तक कोई टेलीस्कोप हैंडल नहीं किया तो आप अल्टाज माउंट का टेलीस्कोप लेके इजीली ऐप में देख सकते हो कि उसकी अल्टीट्यूड एंड अजमित जो पोजीशन है वो क्या है, और उसका यूज़ करके आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हो। देन सेकेंड जो माउंट होता है उसे इक्वेटोरियल माउंट कहते हैं, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट का डिक्लिनेशन सेट करते हैं, ओके, एंड राइट असेंशन भी सेट करते हैं। बट एज यू नो कि हमें इक्विनॉक्स पॉइंट जो है अर्थ पे वो नहीं मिलता ऑटो इन दैट माउंट, तो उसका राइट असेंशन जो है वो चेंज होता रहता है। बिकॉज वाई कि हम अर्थ पे है एंड वी कंसिडर द इक्वेटोरियल होराइजन फॉर आवर रेफरेंस टेलीस्कोप के लिए, उसकी वजह से हमें इक्वेटोरियल माउंट पे हमेशा राइट असेंशन को चेंज करना पड़ता है, एक ही पैरामीटर को चेंज करना पड़ता है, ओके। बट जो टेलीस्कोप या जो रेफरेंस या जो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप हमने स्पेस पे छोड़ी है, स्पेस में ये की है लॉन्च की है, तो उसमें हम इक्विनॉक्स पॉइंट के ऑर्बिट में ही उसे इस्टेब्लिश करते हैं मोस्टली, ताकि हमें सब मेजरमेंट अच्छी तरीके से ले सके विदाउट चेंजिंग राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन। तो दिस इज़ द सम मेथड्स। तो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर टेलीस्कोप माउंट बनाए गए हैं और उसका यूज़ किया जाता है, ओके। सो फ्रॉम नाउ व्हेनेवर यू ऑब्जर्विंग समथिंग इन स्काई, आप कभी भी आप अगर स्काई में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो टेक नोट ऑफ दैट 2 पैरामीटर्स, दैट इज़ डिक्लिनेशन एंड राइट असेंशन, ओके।
बिकॉज वाई कि जब आप आपका डेटा एग्जामिन करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करोगे तो आपके पास ये दो पैरामीटर्स होंगे, तो हमें पता चल सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने देखा वो उस पोजीशन उस टाइम पे किस पोजीशन में था. ओके, सो ऑलवेज टेक दिस टू पैरामीटर्स, दैट इज डिक्लिनेशन एंड राइट असेंशन व्हेन यू ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट इन स्काई. ओके, तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने देखी. उसके बाद और दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं. उसमें जो है एक है इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरी है गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. अभी इक्लिप्टिक एंड गैलेक्टिक का यूज़ कब होता है? जब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है या कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है आउट ऑफ द गैलेक्सीज़ है, हमारे गैलेक्सीज़ के बाहर है, बहुत बहुत दूर है, तब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं. दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट उसमें हम कुछ एजम्पशंस, कुछ कंसीडरेशंस अलग किए जाते हैं, जहाँ पे हम पूरे यूनिवर्स को कंसिडर करते हैं, नॉट ओनली आवर गैलेक्सीज़. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में कंसिडर किए जाएंगे. बट फ़िलहाल तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से भी इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑब्जर्वेशंस. ओके, वंस यू गेट वेरी फैमिलियर टू दिस, तो आपका ऑब्जर्वेशन का डेटा और भी ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा. ओके, सो नाउ आपको इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टॉपिक ऑफ लेक्चर, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई. तो इसके ऊपर कुछ डाउट है आपको? सर, इक्वेटोरियल सिस्टम का कोई ड्रॉबैक या फिर कोई डिसएडवांटेज नहीं है? इक्वेटोरियल सिस्टम का मैंने अभी वही बताया कि आप अगर आपके गैलेक्सीज के ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हो तो इक्वेटोरियल इज़ फाइन. ओके, बट आप अगर आउट ऑफ द गैलेक्सी मीन्स बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको गैलेक्टिक या फिर इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़फुल होती है. बिकॉज वाई कि जो लाइट्स है वो गैलेक्सी के बहुत दूर से आती है, सो देयर इज़ वेरी मच चांसेस दैट कि वो जैसा ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो सकता है, या फिर जो लाइट है उसको आपने अगर ये देखा होगा पार्सेक्स करके होता है, मीन्स इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आफ्टर वीक लाइट ईयर, जहाँ पे छोटे पड़ते हैं मेजर के लिए यूनिट, वहाँ पे हम पार्सेक्स का यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट. तो ऐसे इफ़ेक्ट्स हमें जब ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देते हैं तो हम थोड़ा उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं. सो इक्वेटोरियल के थोड़े ये डिसएडवांटेज है कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है एक्यूरेसी में. सो दैट्स वाई, बट इट इज़ फाइन विथ द टेलीस्कोप. अगर कुछ आपके पास टेलीस्कोप है जो बेसिक मेजरमेंट, बेसिक ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो डेफिनेटली इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ बेस्ट. बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा ये एक्यूरेसी नहीं देता. और कुछ है आपका क्वेश्चन किसी का? सी दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने स्टार्टिंग से जैसा आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत ही दो चीज़ों से हुई है, एक तो टाइम और दूसरा डायरेक्शन. ये दो चीज़ें हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इन दोनों का. ओके, टाइम का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था एंड डायरेक्शन का हमारे एक्सप्लोरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. अगेन एस्ट्रोनॉमी का और ये दो चीज़ों का हमारे नेक्स्ट जो आने वाले एडवेंचर्स है, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे हमारी सोलर सिस्टम, बियॉन्ड सोलर सिस्टम, वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट होगा, एक तो डायरेक्शन का एंड टाइम का. और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो दैट्स वाई वी गेट करेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में या स्पेस में जो है ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. एंड इफ़ यू मिस्टेक 1 डिग्री ऑन ऑल्सो ना,
1 डिग्री या उससे ही कम का अगर मिस्टेक करोगे तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा. सो दैट्स वाई वी क्रिएट दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, तो अभी हम लास्ट टाइम जैसा किया था 1 मिनट का ही ब्रेक लेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ आवर यूनिवर्स वो शुरू करेंगे. ओके Okay, I think 1 minute is over. So let's start with the next topic of our lecture, that is the beginning of universe. See, हमने तो coordinate system देख लिया and we are using this coordinate system throughout our sessions, throughout our stargazings and observations. But now कि ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो शुरुआत कहाँ से हुई? एवरीबडी हैज़ दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सभी को आता है कि ये यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई. इन पास्ट डेज ऑल्सो, मीन्स जो पास्ट में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी ऑब्जर्वर्स थे, उनको ये क्वेश्चंस आता था कि हमारे यूनिवर्स की ये जितना भी हम देख रहे हैं उसकी कहाँ तो भी शुरुआत हुई होगी. ओके, समवन कंसिडर इट इज़ जैसा पहले था, मीन्स ऐसा जो था वैसा ही पहले होगा, किसी ने बनाया होगा और कंटिन्यूस वैसा ही आगे रहेगा. कुछ लोगों ने थोड़ा अलग सोचा कि इस चीज़ की शुरुआत कहीं से तो भी हुई होगी. कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि इस चीज़ को बनाने वाला कोई है, लाइक गॉड फिगर एंड ऑल दैट. तो एक अलग अलग सोच थी. ये सोच क्यों आई? क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, डेटा नहीं था, फैक्ट्स नहीं थे. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मीन्स एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अगर पता है तो कि जो आपके आई में आपके जो आइज़ होते हैं उसमें जितनी भी लाइट्स आती हैं उससे कुछ इमेज फॉर्म होती है और वो इमेज आपके रेटिना में फॉर्म होती है. ओके, योर आइज़ हैज़ ए लेंस विच take light from outer world or environment, and that light get into your lens, and that lens के अंदर वो जाने के बाद वो रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है and that image is inverted. वो इमेज जो होती है वो उल्टी होती है. मीन्स आप अगर कोई कार देखोगे, कोई पेड़ देखोगे तो आपके रेटिना में जो इमेज क्रिएट होगा वो इन्वर्टेड होगा. बट योर ब्रेन और द वायरिंग ऑफ योर ब्रेन इट्स मेड सच अ वे कि वो ऑटोमेटिकली उसको सीधा करता है. हमारी जितनी डीएनए से ये प्रोग्रामिंग हुई है वो वैसे ही हुई है कि जो इमेज हमें दिखती है वो ओरिजिनली तो उल्टी होती है, मीन्स हमारे रेटिना पे, बट वो जब ब्रेन में सिंथेसाइज करने के लिए जाता है डेटा तो ऑटोमेटिकली दैट वायरिंग इज़ सच अ वे कि वो ऑटोमेटिकली उसको सीधा करता है. ओके, तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी वायरिंग वैसी हुई है ब्रेन की. तो ये मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि हमें जितना भी इनपुट आता है आसपास से उसी के इनपुट से हमारा वर्ल्ड या इन्वायरमेंट बनता है. ऐसा ही पहले था. पहले इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जितना इनपुट हम देखते थे कि स्काई देखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स देखते थे, तो उसी इनपुट से हमने सोच लिया था कि ये यूनिवर्स जो है वो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है और इसके बाद भी ऐसा ही रहेगा. बिकॉज़ अगर कुछ स्टार्स मैं सदियों से उनको देख रहा हूँ और वो वहाँ पे ही है, थोड़ा भी उसका चेंज नहीं हुआ शेप में, उसके ब्राइटनेस में, उसके पोजीशंस में, अगर टाइम टू टाइम देखेंगे तो कोई भी ऐसा ही कंसिडर करेगा कि ये यूनिवर्स पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है और नेक्स्ट कभी मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा ही रहेगा. ठीक है, सो ऐसी कुछ हमारी सोच थी पहले. तो उस सोच से ये पूरा शुरुआत हुआ था, बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स. हम वो धीरे धीरे अभी देखेंगे. सो आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट
ओके, सो जैसा मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, अभी ये जो सवाल था स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये किस माइंड में आया था, मीन्स कौन लोग ये सोचते थे? बेसिकली इस कैटेगरी में आते थे फिलोसोफर्स, देन साइंटिस्ट, मीन्स साइंस जो स्टडी करते थे, मैथमेटिशियंस, ये सब सोचते थे कि ये यूनिवर्स जो है हमें दिखता जो है बियॉन्ड आवर अर्थ, बियॉन्ड आवर स्पीयर, अर्थ स्पीयर, इसकी शुरुआत कहाँ हुई होगी और ये ख़त्म कहाँ पे जाके होगा। तो ये सोच जो थी वो शुरुआत हुई थी इन लोगों के दिमाग में। और अगर कुछ शुरुआत होता है दिमाग में सोचने का तो उसके लिए कुछ बेसिस चाहिए होते हैं। तो पहला बेस मैंने आपको बताया कि ये जो है पूरे स्टार्स, उनकी पोजीशन वही थी, उनकी ब्राइटनेस भी वही थी, इसीलिए इस डेटा से एक थ्योरी फॉर्म हुई जिसे पहले कहा गया स्टैटिक यूनिवर्स, कि ये जो यूनिवर्स है ये स्टैटिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मीन्स ये हमारी गैलेक्सी है, इसके बियॉन्ड कुछ स्टार्स है, गैलेक्सी में कुछ स्टार्स है, वो उसी पोजीशन में थे पहले भी, अभी भी है और इनफाइनाइट टाइम तक वैसे ही रहेंगे। इसे हम स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी कहते थे। इन 18th सेंचुरी और उससे पहले यही कंसिडर किया जाता था, ओके, बिकॉज एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नो बिग टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स नहीं थे, रॉकेट्स नहीं बना सकते थे। सो फ्रॉम दैट डेटा ओनली वी कंसिडर कि ये स्टैटिक यूनिवर्स है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, ओके। सो इसमें बदलना शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसमें बदलने की शुरुआत हुई जब हम इसके मैथमेटिक्स प्रूफ ढूंढने लगे एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने लगे कि जो स्टार्स है उनमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है। ये हम जब टेलीस्कोप का यूज़ करके देखने लगे तब हमें पता चला कि स्टार्स ऑल्सो गेट ब्राइटन्ड, स्टार्स ऑल्सो गेट डिम। मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम देखने लगे कि जो ऑब्जेक्ट्स थे अर्थ से वो दूर जा रहे हैं, अर्थ से या हमारी गैलेक्सी से। तो ये सब डेटा हमें जब मिलने लगा तब हमारा इमेजिनेशन चेंज होने लगा। एंड देन अगेन वन थ्योरी विल नो प्रेजेंटेड, दैट इज़ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, कि ये ऑसिलेट हो रहा है यूनिवर्स। मीन्स क्या कि इस यूनिवर्स का जन्म होता है, मृत्यु होता है, फिर से जन्म होता है, या इस यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के पास आते हैं फिर से वापस दूर जाते हैं। दिस काइंड ऑफ थेरीज नो साइंटिस्ट प्रेजेंट करने लगे या ऑब्जर्वर्स प्रेजेंट करने लगे, बिकॉज वी आर गेटिंग सम न्यू डेटाज, कि कुछ नए डेटाबेस हमें मिलने लगे जिससे हम ये फाइंड आउट करने लगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये चेंज होते हैं स्पीड, वेलोसिटी वाइज, पोजीशन वाइज, ब्राइटनेस वाइज। तो इसे हम ऑसिलेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो 19th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का कंसेप्ट चलता रहा कि यूनिवर्स ऑसिलेटिंग होता है। आप अगर ऋग्वेदा को भी स्टडी करोगे तो ऋग्वेदा में भी एक सेक्शन में दिया गया है कि ये जो है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा ने बनाया है। एंड ब्रह्मा जब जागता है तब एक ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्मा जब सोता है तो इस ब्रह्मांड का अंत हो जाता है, और फिर से जब जागता है नींद से तो नया ब्रह्मांड बनता है। तो इसे ऋग्वेदा में ऑसिलेटिंग साइकिल कहा गया है। एक्चुअली अनदर वर्ड फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज साइक्लिक यूनिवर्स। इसे साइक्लिक यूनिवर्स भी कहते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को। और ये बहुत दिनों तक हम कंसिडर करते थे कि जो यूनिवर्स है ये साइक्लिक है, मीन्स यहाँ पे चीज़ें बनती है, वापस से डिस्ट्रॉय होती है, वापस से बनती है, ओके। बट ये दोनों जो थेरीज थी यूनिवर्स की, स्टैटिक एंड ऑसिलेटिंग, ये हमें ये नहीं बता सकती थी कि इस यूनिवर्स का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ओके। ऑसिलेटिंग जो है वो नेचर बताती थी कि ये यूनिवर्स किस पैटर्न में काम करता है, एंड स्टैटिक थ्योरी जो है वो तो सिर्फ एक स्टैटिक पिक्चर बताती थी कि करंट सिनारियो क्या है यूनिवर्स का। गैलेक्सीज है, उसके बाहर बियॉन्ड कुछ ऑब्जेक्ट्स है, और सब एक ही पोजीशन में, एक ही रिवॉल्यूशन में मूव हो रहे हैं वेलोसिटी से।
तो ये दोनों जो थेरीज थी ये स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स नहीं डिस्क्राइब कर सकती थी, ओके। बट आफ्टर द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और उसका यूज़ करके हम बताने लगे कि ये जो यूनिवर्स है ये ना स्टैटिक है और ना ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का कंसेप्ट जो है आज भी कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जो है वो इसे कंसिडर करते हैं विथ द थर्ड थेरी ऑफ यूनिवर्स स्टार्टिंग, दैट इज़ द बिग बैंग थेरी, जो हम अभी देखने वाले हैं बिग बैंग के साथ। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट ऑसिलेटिंग यूनिवर्स एंड बिग बैंग थेरी कंबाइनली उसका थेरम प्रेजेंट करते हैं। तो ये बिग बैंग थेरी जो है ये 20th सेंचुरी में प्रेजेंट करने लगे। बट उसका जो शुरुआत था, द स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और द थेरी बिग बैंग, वो कहाँ से हुआ, ओके। तो उसके लिए पहला जो था जो साइंटिस्ट थे, जो एस्ट्रोनॉमर थे, वो जॉर्ज लिमाट्रे थे, ओके। जॉर्ज लिमाट्रे जो है उन्होंने ये प्रेजेंट किया, बट वो डायरेक्टली ऐसा ही नहीं प्रेजेंट किया, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड था। देयर इज़ सम बैकग्राउंड, सम प्रूफ, सम आइडियोलॉजीज़, और वो कैसे कैसे आई, तो यहाँ पे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में प्रेजेंट की। कोई बता सकता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इफ़ यू हैव एनी आइडिया। यस, आइंस्टाइन जो थे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स, थेरीज प्रेजेंट की, बट उनमें से जो थी जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने प्रेजेंट की। आइंस्टाइन ने जब ये प्रेजेंट की, यस, एनीवन वांट्स टू टेल और हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? So it's a theory of gravity. ओके, राइट। ये थ्योरी जो है ये ग्रेविटी के रिलेट में स्टेटमेंट देती है। थ्योरी बहुत मैं बताऊंगा कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी है अगर आप स्टडी करोगे। तो सिंपल वे में मैं इसे डिस्क्राइब करता हूँ कि आइंस्टाइन ने ये थ्योरी प्रेजेंट करने से पहले ग्रेविटी को एक फोर्स कंसिडर किया जाता था। ग्रेविटी इज़ द फोर्स और द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ विच हैव सर्टन मासेस, ओके। जो बॉडीज़ है जिनको मास है और एक्सेलरेशन है, तो इनके बीच में एक्सेलरेशन नहीं, मास है एंड डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है उसे ग्रेविटी कहते थे, जो न्यूटन ने प्रेजेंट किया था लगभग 200-300 साल पहले। 150-200 साल पहले न्यूटन ने प्रेजेंट किया था कि ग्रेविटी इज़ द फोर्स विच establish the relation between two bodies which have masses and some distance, okay. बट आइंस्टाइन जो है उन्होंने थोड़ा ग्रेविटी को अलग से देखा, अलग से प्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी जो है ये फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट एन फोर्स रिलेटेड क्वांटिटी और रिलेशन। ग्रेविटी इज़ द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास। सी, देयर इज़ अ डिफरेंस कि ग्रेविटी, आइंस्टाइन जो कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि ग्रेविटी जो है ये फोर्स नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ऐसे बॉडी की जिसको कुछ मास है। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है, तो ये ग्रेविटी जो है किसी भी चीज़ को खुद का मास है, सर्टन मास है, तो वो उसके अराउंड स्पेस को व्रैप करती है। मीन्स ये अगर मास है m, तो इसको कुछ तो भी ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो वो ग्रेविटी क्या करेगी, उसके आसपास जितनी स्पेस है उसको इस बॉडी के, मीन्स ये मास जो है जिस बॉडी का, उसके अराउंड व्रैप करेगी। तो इसे हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मास ऐसा कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अभी इसका यूज़ करके
होने क्या लगा, अलग अलग साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, वो अपनी अपनी थेरीज प्रेजेंट करने लगे। और उसमें से कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने फिर से रिवाइज किया कि हाउ वी यूज़ दिस जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी टू री एग्जामिन द स्टार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स का स्टार्ट होने के पीछे या फाइंड आउट करने रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ये थेरी जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी कैसा यूज़फुल रहेगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पहला जो काम था वो एडविन हबल एंड कुछ और भी साइंटिस्ट थे, उनके टीम ने शुरुआत करने लगे ऑब्जर्वेशन की, दूर के सेलेस्टियल बॉडीज़ का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। फ्रॉम टिल 1915 टू 1920 ऐसा माना जाता था कि सब इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ गैलेक्सी जो है हमारी वही एक गैलेक्सी है, बाकी जो मैटर है ये सिर्फ छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अराउंड आवर गैलेक्सी, ऐसा माना जाता था बिफोर 1950 टू 1920। बट इसके बाद पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे ये थेरी का यूज़ करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होने लगे। उसमें से एक ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल ने किया विद द हेल्प ऑफ 100 मीटर टेलीस्कोप। तब का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ये था 100 मीटर टेलीस्कोप। वो यूज़ करके उनके टीम ने कुछ ऐसे रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन लिए, जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि गैलेक्सीज जो है अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके बियॉन्ड भी अलग अलग गैलेक्सीज है। ठीक है, हमारी मिल्की वे ही एकलौती गैलेक्सी नहीं है, इसके अलावा भी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। ये एक पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन था ये सिर्फ गैलेक्सीज है नहीं, तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज़ दैट कि जो गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से जितनी ज़्यादा दूर है उतना उसका स्पीड ऑफ एक्सपांशन ज़्यादा है। मीन्स एक मिनट, कि हमारी मिल्की वे से एक गैलेक्सी अगर इस पॉइंट पे है 1, दिस इज़ आवर मिल्की वे, एंड दूसरी गैलेक्सी है 2, तो ये जो एक्सपांशन का रेट है फ्रॉम मिल्की वे टू 1, ये V1 है, और मिल्की वे टू ये नंबर 2 की जो गैलेक्सी है इसका V2 है। सो V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो जितनी दूर गैलेक्सी है उतना ज़्यादा उसका स्पीड है एक्सपांशन का। ऐसे 3 ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल को यहाँ पे मिले, एंड उस ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने एक स्पेक्ट्रम का भी चार्ट दिया, जिसमें जो गैलेक्सी सबसे दूर है वो रेड कलर में दिखती है, उसका जो कलर है वो रेड है, तो उसे नाम दिया उन्होंने रेड शिफ्ट। कि गैलेक्सी अगर सर्टन डिस्टेंस क्रॉस करेगी तो उसका कलर रेड होगा, और उस फेनामेना को नाम देने लगे रेड शिफ्ट और रेड शिफ्टिंग। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस बहुत इम्पोर्टेंट थे जॉर्ज लेमित्रे के लिए। जॉर्ज लेमित्रे ने इनका यूज़ करके, और कुछ अलग कैलकुलेशंस भी हैं उनके ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ, उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया कि ये यूनिवर्स जो है ये एक सिंगल पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, उस सिंगल पॉइंट के एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ है। बिकॉज इफ़ यू कंसिडर कि आपको अगर मैं एक लेक का एग्जांपल दूँ यहाँ पे, कि एक पानी का लेक है और उसमें अगर मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी या पॉइंट पे पत्थर डालता हूँ तो इसके अराउंड वेव्स बनना शुरू होगी, बराबर है। अभी अगर हम हमारे आँखों से सिर्फ इतनी वेव्स देख पाए, वी कैन ओनली सी दिस पोर्शन ऑफ वेव्स ओनली, तो हम बता सकते हैं कि पानी में कहाँ तो भी
किसी ने पत्थर डाला है, उसकी वजह से ये वेव्स इस डायरेक्शन में आ रही है। तो यही बेसिक उन्होंने यूज़ किया ये बिग बैंग थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए कि गैलेक्सीज एंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो दैट मीन व्हाट कि कहाँ तो भी इसकी शुरुआत हुई होगी एक सिंगुलरिटी में, ये सब एक जगह पे होंगे और ड्यू टू सडन एक्सप्लोजन इन ऑब्जेक्ट में इतना एक्सपांशन वेलोसिटी मिला है कि ये एक दूसरे से दूर जा रही है। एंड ही प्रेजेंट द बिग बैंग थ्योरी फर्स्ट टाइम विथ दिस सम रेफरेंसेस। तो बिग बैंग में हुआ क्या था एक्चुअली, दिस इज़ द थ्योरी, नॉट मीन्स ये अभी भी थ्योरी है, फुल एविडेंस नहीं है इसके, बट कंपैरेटिव जो स्टैटिक यूनिवर्स है और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है उसके कंपैरेटिव बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन इसको ज़्यादा सॉलिड प्रूफ्स है, इसलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है। तो एग्जैक्टली बिग बैंग में हुआ क्या था? सो बिग बैंग में जितना भी यूनिवर्स का मैटर अभी आप देख रहे हो, जितनी गैलेक्सीज, जितने स्टार्स, जितने प्लैनेट्स, जितना आपको दिखता है, जितना नहीं भी दिखता, ये सब मैटर जो है ये एक सिंगल पॉइंट में कॉम्प्रेस था या एक था सिंगल पॉइंट में, और उसमें सडनली क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। ये जो सिंगुलैरिटी थी, जो एक एटम एक न्यूक्लियस से भी छोटी थी साइज़ में, उसमें इतना प्रेशर आया कि ये एक्सप्लोड हुआ, और ये एक्सप्लोजन होने के बाद सब जगह पे ये फैलना शुरू हुआ। इस इवेंट को कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो आफ्टर बिग बैंग क्या हुआ ये शॉर्ट में हम देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये डिटेल में देखने वाले हैं। बट फॉर नाउ यू गेट आइडिया कि आफ्टर बिग बैंग क्या क्या हुआ। ये एक शॉर्ट पिक्चर में यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए दिस पॉइंट, यहाँ पे बिग बैंग हुआ। ओके, दिस इज़ द बिग बैंग इवेंट। उसके बाद सडनली इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ, इसे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कि यहाँ तक कौन सा ही एटम या कौन सा ही एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ था इन्फ्लेशन तक। जितने भी मैटर का फॉर्मेट था, इसमें फॉर्म था, वो इन्फ्लेट होने लगा सडनली। फिर इन्फ्लेशन के बाद पहला एटम बनना शुरू हुआ। यहाँ पे ये दिख रहा है, क्लाउड फॉर्मेट में, गैस फॉर्मेट में हाइड्रोजन का एटम बनना शुरुआत हुआ। और ये जो है ये प्रोसेस कुछ ही मिली सेकंड्स के बाद हुआ था आफ्टर बिग बैंग। फिर उसके बाद जो है इसे डार्क एज कहते हैं। डार्क एज क्यों कहते हैं कि इस एज में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं थी, सिर्फ एलिमेंट बना था, मैटर बना था हाइड्रोजन, बट उसके बाद कुछ फॉर्म नहीं हुआ था। बट आफ्टर दैट सो मेनी गैस क्लाउड्स जो थे या जो मैटर था उसका एक दूसरे से इंटरेक्शन होने के बाद, ग्रेविटेशनल रिलेशन बनने के बाद स्टार्स फॉर्मेट होने लगे। मीन्स व्हाट, फ्यूजन रिएक्शन होने लगा यहाँ पे। एंड आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स फॉर्मेटिंग होने लगी। स्टार्स फॉर्मेट बनते रहे तो जैसे स्टार बनते हैं तो उनका डेथ भी आता है, डेथ आने के बाद नेबुला क्रिएट होता है, ब्लैक होल क्रिएट होता है। तो ये सब चीज़ें बनाते हैं गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज बननी फॉर्म हुई इस पॉइंट पे। फिर गैलेक्सीज बननी फॉर्म हुई तो वापस से साइकिल वैसा ही चलने लगा कि गैलेक्सीज में स्टार्स बनने फॉर्म होने लगे। फिर स्टार्स जैसे बनते रहे और भी स्टार्स ख़त्म होते गए, फिर और भी नई गैलेक्सीज बनती रही। तो ये साइकिल अभी तक 13.7 बिलियन या 13.8 भी कहते हैं, 13.8 बिलियन ईयर्स तक अभी भी चलता है और अभी भी आगे चलता रहेगा। सो दिस इज़ द शॉर्ट जर्नी फ्रॉम बिग बैंग टू करंट पोजीशन। तो ये जो थ्योरी थी बिग बैंग की, ये प्रेजेंट की गई 1931 में जॉर्ज लैमित्रे ने की थी, लामित्रे ने। तो जॉर्ज लामित्रे ने ये थ्योरी प्रेजेंट की। बाद में उसके बाद आफ्टर दिस थ्योरी लगभग 50 इयर्स के बाद
और दो साइंटिस्ट या दो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिसमें से विलियम रॉजर्ट विलियम, मैं उनका नाम पूरा नहीं याद आ रहा है, विल शेयर यू इन। उन्होंने एक ऑब्ज़र्व किया कि ये बिग बैंग के बाद जो रेसिडुअल माइक्रोवेव्स बची थी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बर्स्ट ऐसा भी कहते हैं, ये उन्होंने डिटेक्ट किया और फिर एक लास्ट सॉलिड प्रूफ मिला बिग बैंग को। अगर आप कहाँ पे जाओगे और वहाँ पे पहले कुछ तो भी ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है, बट बिफोर यू गोइंग देयर, कि पहले वहाँ से जाने से पहले ही हुआ है, बट आप वहाँ पे जाने के बाद आपको सारी जगह पे स्मोक दिखाई देगा, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ तो भी एक्सप्लोजन हुआ था। सेम काइंड बिग बैंग का हुआ था कि बिग बैंग होने के बाद जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है वो अभी भी सारे यूनिवर्स में फैलता जा रहा है या फैला हुआ है। तो ये जो रेडिएशन स्टडी करने के बाद ऐसा पता चला कि यूनिवर्स का कौन सा भी इवेंट लाइक सुपरनोवा या जो स्टार का डेथ होता है उससे वो कॉस्मिक माइक्रोवेव्स नहीं बन सकते। वो सिर्फ एक ही इवेंट से बन सकते हैं जो बिग बैंग के लेवल का हो, इतना बड़ा। तो उससे एक सॉलिड प्रूफ मिला कि बिग बैंग हुआ था और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव पैटर्न जो है पूरी यूनिवर्स में देखने को मिलता है, किसी सर्टन स्पेस पे नहीं मिलता, पूरी यूनिवर्स में देखने को मिलता है। तो ये प्रूफ हमें मिलने के बाद लगभग हमें जो बिग बैंग थ्योरी है ये 90% 90 to 95% एश्योर है कि स्टार्ट जो हुआ था यूनिवर्स का वो बिग बैंग से ही हुआ था। ओके, बट अगेन अभी भी बहुत सारे सवाल है कि बिग बैंग से अगर स्टार्ट हुआ था तो बिग बैंग के पहले क्या था। एक थ्योरी ऐसी भी मानी जाती है, जो मैं भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ बहुत लोगों के साथ, कि बिग बैंग के बाद जो है हमने देखा कि ब्लास्ट हुआ, लाइट ट्रैवल करने लगी सब जगह पे, स्पेस मैटर फैलता गया, ठीक है। बट अगर कुछ फैलता है, लाइट को ट्रैवल करना है, मैटर को अगर एक्सपांड होना है तो स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर बिग बैंग के पहले स्पेस ही नहीं था तो फिर ये सिंगुलैरिटी जब एक्सप्लोड हुई तो इसे फैलने के लिए स्पेस कहाँ से आया और इसे होने के लिए स्पेस कहाँ से आया। सो इन दैट केस जो पहला थ्योरी था ऑसिलेटिंग थ्योरी या साइक्लिक थ्योरी, ये रोल में आती है कि अगर इस थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी से अटैच करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो बिग बैंग यहाँ पे हुआ था इसके पहले भी एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, लाइक दिस। यहाँ भी एक यूनिवर्स था और जैसा माना जाता है कि आज भी हमारे यूनिवर्स में दो काइंड ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो हमारा यूनिवर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी और ग्रेविटी की वजह से वापस से एक जगह पे आने के लिए ट्राई कर रहा है, सिकुड़ रहा है। एंड डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके ये फैलता जा रहा है। तो अगर ग्रेविटी ख़त्म हुई या फिर ग्रेविटी बढ़ गई तो वापस से सब यूनिवर्स एक पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर से एक बार नया बिग बैंग होगा और नया यूनिवर्स अस्तित्व में आएगा। तो ये एक करंटली बिग बैंग को पैरेलल थ्योरी मानी जाती है, साइक्लिक थ्योरी विद बिग बैंग इवेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नया डेटा जब आएगा या कोई साइंटिस्ट या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनेंगे कि हम जान सकेंगे कि डार्क एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी, तो हमें इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि बिग बैंग से पहले भी क्या अस्तित्व में था एंड हमारे यूनिवर्स के ख़त्म होने के बाद क्या होने वाला है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट बिग बैंग एंड स्टार्टिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो जैसा भी कोर्स आगे जाएगा, जैसा आप और भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने लगोगे तो मैं आपको बताऊंगा। बट फ़िलहाल तो बिग बैंग और ये यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ इसके लिए इतना काफ़ी है
ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसमें अभी कुछ किसी को डाउट है या किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, आपको समझ में आया क्या स्टार्टिंग था यूनिवर्स का, कहाँ से हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ है? यस। यस सर। Okay, so the Big Bang is considerably, Big Bang theory is mostly or widely accepted in astronomy community. Okay, आप और सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रूफ्स हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि और उस इवेंट के बारे में जान सके और भी नए इन्वेंशंस कर सके। सो लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा आपको ये दिया था असाइनमेंट या एक्टिविटी, आपने किया है वो एक्टिविटी? ओके, आपने नहीं किया तो वापस से वही कीजिए एक्टिविटी। एंड नाउ आज के लेक्चर में हमने जो देखा है कि इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसका यूज़ करके जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स है नाइट स्काई में उसे लोकेट करना शुरू कीजिए। ओके, एंड देन धीरे धीरे जैसा हम ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और साथ ही साथ थेरोटिकल एस्ट्रोनॉमी जैसा बिग बैंग या जो भी अभी हम आगे देखने वाले हैं अलग अलग, तो वो ये पैरेलल जाएंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे के स्टडी में अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को भी थेरोटिकल एस्ट्रोनॉमी की ज़रूरत होती है एंड फॉर थेरोटिकल ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की भी ज़रूरत आती है। ओके, सो अगेन आई वांट टू डिस्कस विथ यू दैट कि देखिए दो चीज़ें होती है कि जब आदमी सवाल पूछता है ना, व्हेन एनी वन आस्क क्वेश्चन, सो इट गेट मोर इनपुट, मोर नॉलेज। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में हुआ क्या है हमारे कि सवाल पूछना जो है वो स्टूडेंट का काम होता है, बट एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि सवाल जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ मीन्स टीचर पूछते हैं ज़्यादा, और स्टूडेंट को उतना ही बताना होता है जितना उन्हें पूछा गया है, इसलिए उनका नॉलेज भी जो है वो लिमिटेड रहता है। इफ़ यू कैन नो, इफ़ आई विल आस्क यू something, then whatever I am asking you can only answer that questions, so your knowledge also get limited. But मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट शुड आस्क क्वेश्चन टू टीचर और टू सब ऑन दैट टॉपिक, so student get more and more from that particular resource, then only you can learn more things in short time and effectively. तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कुछ है आपके सवाल इसमें? ठीक है, आज के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कि आप उसका कैसा आंसर करेंगे, एंड देन विल फिनिश दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, दिख रहा है वाइट बोर्ड सबको? यस यस दिख रहे हैं। ओके, सो सी, अगर मैं कंसिडर करता हूँ दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है, इतना अच्छा सर्कल नहीं है बट यू कैन एज्यूम दैट दिस इज़ आवर अर्थ। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर 70% वाटर है एंड 30% लैंड है। सो अगर अर्थ का शेप स्पेरिकल है तो वाटर जो है
वो फॉल आउट होके पूरा साउथ या नीचे की ओर क्यों नहीं आता, ऊपर सिर्फ लैंड क्यों रहती नहीं है और नीचे पानी क्यों नहीं आता? बिकॉज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ नो ऑलवेज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जहाँ पे लोअर प्रेशर होता है वहाँ से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक वो वाटर मूव करता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये वाटर जो है ये नीचे की ओर है और ऊपर सारी लैंड है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, एनीबडी? कोई बताएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ हाँ, हो मैं सकता है। ग्रेविटेशनल तो फिर होगा तो वो नीचे ही जाना चाहिए ना फिर। वी नो ना द स्पीयर, द प्रॉपर्टी ऑफ स्पीयर की वो वाटर ऐसा नीचे कलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे लैंड होना चाहिए। देन द सेकंड वो क्वेश्चन इज़ दैट आपको स्कूल में बताया गया होगा कि फॉर लाइफ, to sustain life or for growing life, oxygen is important, okay? But हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि प्लांट्स को भी लाइफ होता है खुद का, प्लांट्स ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो वो तो ऑक्सीजन नहीं लेते, ये भी पता है आपको। प्लांट डजंट नीड ऑक्सीजन टू मेक देयर फूड और टू ग्रो। तो फिर अगर लाइफ को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो भी लाइफ इनमें भी होती है। ऐसा क्यों? यस? सी आवर एजुकेशन और व्हाट यू आर लर्निंग ना, दैट इज़ वेरी सुपरफिशियल, बहुत ऊपरी चीज़ें आपको बताई जाती है। एंड जो ह्यूमन बीइंग का लर्निंग स्पैन होता है ना, वो लगभग ईयर 5 साल से जब वो 21 साल या उससे भी कम, उसके बीच में ही उसका जो प्रोसेसिंग होता है ब्रेन का, वो कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा होता है। बाद में बात करेंगे किसी दिन इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसी पीरियड में अगर क्वेश्चनिंग ज़्यादा की गई या क्वेश्चंस आते गए दिमाग में, तो उतनी अच्छी लर्निंग होती रहेगी आपकी। तो ये 2 क्वेश्चंस है, कोई अभी बताएगा उसका आंसर, या फिर लेटर ऑन यू विल स्टडी एंड टेल मी दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? यस? We will study and answer in next session. ओके, नो इशू। क्वेश्चंस आपको पता चले हैं तो आप इसके ऊपर सोचिए, एंड आई विल एक्सपेक्ट आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 12th जनवरी को होगा। 12th जनवरी इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्या होता है 12th जनवरी को? यस? Youth Day. यस, यूथ डे। क्यों मनाते हैं हम यूथ डे? Swami Vivekananda. Yes, on 12th January it is the anniversary of Swami Vivekananda's birth anniversary. So we celebrate it as a youth day. तो 12th जनवरी को हम हमारा 3rd क्लास लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बिग बैंग के बाद में क्या हुआ है, एंड ऑल्सो सम फिज़िक्स ऑफ प्लानिटरी मोशन, कि प्लानिटरी मोशन का जो फिज़िक्स है वो थोड़ा स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए ये 2 क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। थिंक ऑन दिस 2 क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस इट इन आवर 3rd लेसन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. कोई क्वेश्चन होगा तो अभी पूछिए, या फिर Good ग्रुप में night, भी। sir. यस, गुड नाइट, गुड नाइट।
थैंक यू सर। यस